जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए नोट लाया हूँ। क्लास 6 तक का हो चुका है और मैं क्लास 7 का मैं करवाऊँगा आप लोगों का। और क्लास 7 में आप लोगों का जो है देखिए नोट्स का मैं ही करवा रहा हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट्स है नोट्स में, एनसीईआरटी का नोट्स। और क्लास 7 में देखिए क्लास 7 का मैं आज आप लोगों को सिविक्स करवाता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का विद्या सेंटर में स्वागत है। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो न्यू क्लास मिले। उसके बाद जाके जो आपके लिए क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा काम का चीज़ रहेगा, जिसमें मैं आपको ऑल सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट में नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। और मैं ये जो मेरा स्पेशल जो आप लोगों का ये क्लास चल रहा है, ये स्पेशल आपका टीचर के लिए है ना, जो टीचर का प्रिपेयरिंग कर रहे हैं। और बाद बाकी और भी जितने भी एग्ज़ाम है, रेलवे का हो, बिहार एसएससी का हो, दरोगा का हो, सभी का जो है सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बात नहीं करते हुए सीधे क्लास पे आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि मैं क्लास 6 का मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, है ना। और क्लास 7 का है, तो मैं क्लास 10 तक मैं करवाऊँगा सभी आप लोगों को भी एनसीईआरटी का मैं नोट्स में करवाऊँगा, ठीक है। आप लोग बस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। और आप लोग को कहीं प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। जिससे फिर उसको जो है उसको फिर ठीक करने का कोशिश हम करेंगे कि कहाँ पे गलती हो रहा है, ठीक है। और फिर न्यू क्लास में जो है फिर उसको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए कारा की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बात कर रहा है क्लास 7 का। तो पहला चैप्टर आपका है समानता की बात कर रहा है। दोस्तों, आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि साइड से जो आपको आवाज़ आ रहा है एक बच्चा का, क्योंकि एक थोड़ा सा नटखट बच्चा है, वो खेलते कूदते रहता है, हल्ला गुल्ला करते रहता है, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा और क्लास पे ध्यान देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए समानता की बात करते हैं। देखिए समानता का चैप्टर जो है, देखिए समानता जो है, समानता में सबसे पहली बात कर रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या है। लोगों की भागीदारी, संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय है ना। लोकतांत्रिक सरकार का जो मुख्य तत्व होता है, इसका मतलब होता है क्या चीज़, कि लोगों का भागीदारी, संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान और समानता और न्याय का जो है वो आपका लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व है, ठीक है। भारत की बात करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली सभी पहलुओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। मत अधिकार की बात करता है। देखिए मत अधिकार की समानता, भारत लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो, सभी को मत अधिकार देने का अधिकार है। सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार की क्या होता है, सभी नागरिक जो अपनी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, नस्ल और आर्थिक स्थितियों की परवाह किए बिना 18 या उससे अधिक उम्र के हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वोट देने का, उसको स्वतंत्र देने के लिए वो स्वतंत्र है। यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। ये समानता के विचार पर आधारित है। अन्य प्रकार की असमानता की बात करते, देखिए निधन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है ना। जैसे कि जाति के आधार पे होता है, जाति व्यवस्था के कारण, धर्म के आधार पे, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर, ये सब के कारण क्या होता है, उसको अब असमानता होता है, इनइक्वालिटी किया जाता है। कौन जाति है, कौन सा धर्म है, कौन लिंग है, लड़की है कि लड़का, इस सब के अनुसार किया जाता है। देखिए मानवीय गरिमा की बात करते हैं। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुँचती है। भारतीय लोकतंत्र में समानता, संविधान सभी व्यक्तियों को समान करता है, जिसका अर्थ होता है देश के व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शिक्षक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वह सब समान माने जाएंगे। संविधान द्वारा प्रावधान की बात करते हैं। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है क्या है, हर व्यक्ति क्या इसमें समान है। किसी भी प्रकार से धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। हमारे संविधान के रेशियो से सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार है, औपचारिकता का अंत किया जाता है, हमारे संविधान के रेशियो से, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक। आप लोग जानते हैं हमारे समाज में क्या क्या होता है।
समानता के अधिकार को दो प्रकार से लागू किया जा गया है, एक कानून के द्वारा और एक सरकार की योजनाओं के कार्यक्रमों के द्वारा, जैसे मध्याह्न भोजन है इसके अनुसार से। मिड डे मील की बात करते हैं तो सर्वप्रथम तमिलनाडु में लागू किया गया था। मिड डे मील कब लागू हुआ था? 2001 में लागू हुआ था, जो कि आपका उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी राज्यों में लागू किया गया उसके बाद जाकर। लेकिन पहली बार अगर बात करेगा तो तमिलनाडु में 2001 में लागू किया गया था मिड डे मील को। नागरिक अधिकार आंदोलन की बात करते हैं, सिविल राइट्स मूवमेंट है ना, सिविल राइट्स मूवमेंट एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीका अमेरिका लोगों ने है ना नस्लगत भेदभाव को समाप्त कैसे और समान अधिकार की मांग की, मतलब समाप्त कर दिया, ये गलत ही दे दिया, समाप्त किया गया है ना, और समान अधिकारों की मांग किया। और 1965 के नागरिक अधिकार अधिनियम के नस्ल धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया। मतलब 1950 में जो है ना, वो जो डिस्क्रिमिनेशन का जो पार्ट था उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया और सबके लिए समान अधिकार का मांग किया गया। और 1965 में जो है क्या किया गया कि नस्ल धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को क्या कर दिया, निषेध कर दिया गया। और 1995 में भारत सरकार का जो है विकलांगता अधिनियम, भारत सरकार का विकलांगता अधिनियम कब आया? 1995 में आया था, 1995 में। विकलांग व्यक्तियों को समान अधिकार दिया गया, निःशुल्क शिक्षा सरकार उन्हें मुख्य धारा से क्या करेगा, जोड़ेगा। चलिए पहला चैप्टर आपका समाप्त हो गया। दूसरा चैप्टर देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा रिपीट में करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी में करेंगे और समझा के हम निकलेंगे। जहाँ पे जो पार्ट्स होगा आपके समझाने के लायक उसको मैं समझाऊंगा, ठीक है, और जो ऐसे होगा उसको आप लोग खुद समझते हैं, उसको बस ऐसे करके निकल जाएंगे। ठीक है, स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य मतलब होता है आपका हेल्दी, बीमारियों व चोट आदि से मुक्त रखना, स्वच्छ पानी पीना, प्रदूषण मुक्त वातावरण होना, भरपेट भोजन, घुटन भरी अवस्था में मुक्ति, ये सब आपका क्या हो गया, देखिए ये सब स्वास्थ्य की मात्रा है। अब देखिए सार्वजनिक की बात करते हैं, या वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। स्कूल, अस्पताल, टेलीविज़न इत्यादि सेवा की मांग कर सकते हैं, संस्थाओं की सवाल उठा सकते हैं। मतलब ये आपका सार्वजनिक की बात है, जो सबके लिए रहता है उसकी बात करता है। अब निजी की बात करता है, वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने लाभ के लिए आयोजित किया जाता है। निजी मतलब होता है जो प्राइवेट होता है, जो किसी कंपनी या किसी निजी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं की बात करता है, जो कि सबके लिए होता है। स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, हॉस्पिटल जो खोला जाता है ये सब के लिए, जो कि सरकार के द्वारा चलाया जाता है ना। और ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र की बात करता है, कि ग्राम स्तर पर जो स्वास्थ्य केंद्र की बात करता है, एक नर्स होता है, एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक या कई गाँव की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। जिला अस्पताल होता है, जो कि जिला स्तर पे होता है या स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है, और बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल को होते हैं। और निजी स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं आप लोग, एक प्राइवेट होता है, इसमें सरकारी स्वामित्व नहीं होता है ना, इनमें धन व्यय करना पड़ता है, तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय RPM मिल जाते हैं, मतलब ग्रामीण में जो होता है ISA मिलता है, ज़्यादातर मिलता है, क्योंकि वहाँ पर सरकारी जो होता है बहुत मिनिमम मात्रा में होता है, कम होता है। अब देखिए केरल की बात करते हैं। 1996 में केरल राज्य ने 1996 में केरल राज्य में कुल बजट का 40% जो है पंचायतों को दे दिया गया, जिससे वहाँ पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित किया गया। अगर कोस्टा रिका दक्षिण अमेरिका में है, कोस्टा रिका कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में है। यह देश सेना नहीं रखता, बल्कि उसका बजट शिक्षा व स्वास्थ्य पर लगाता है। तो यह एक ऐसा देश है दक्षिण अफ्रीका का, कोस्टा रिका, जहाँ पे सेना को नहीं रखा जाता है, लेकिन बजट पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे जो है उस पर उसका पैसा लगाया जाता है। OPD क्या होता है, देखिए आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। OPD का फुल फॉर्म क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, OPD का फुल फॉर्म क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसको बोलते हैं बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी OPD में जाता है। चलिए इस चैप्टर भी खत्म हो गया, थर्ड में चलते हैं। राज्य शासन कैसे काम करता है, देखिए राज्य जो है शासन कैसे काम करता है ना। सबसे पहले विधायक की बात करते हैं। विधानसभा में सदस्य को, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसको क्या कहते हैं, MLA कहते हैं, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका नाम क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। एक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है या मिलकर सरकार का गठन करती है। इसका जो होता है, इसको कौन चुनता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, और ये क्या करता है, मिलकर सरकार का गठन करते हैं। निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं।
इसका अर्थ एक निश्चित क्षेत्र से यहाँ रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण, या कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। राज्यों को निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जा सकता है। जो राज्य है उसको निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जा सकता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का एक विधायक होता है। अब सत्ता पक्ष की बात करते हैं। देखिए, जिस राजनीतिक दल के विधायक बहुमत में जीत जाते हैं वह सरकार बनाते हैं और मुख्यमंत्री उसी दल का होता है जो उसे सत्ता पक्ष या सत्तारूढ़ दल कहते हैं। विरोधी पक्ष कहते हैं जो अन्य जीते हुए विधायक विरोधी पक्ष होते हैं। जो जीतता नहीं है ना, जो जीतता है और वो विरोधी में रहते हैं, तो पूरा उसको बहुमत नहीं मिल पाता, वो विरोधी में रहते हैं। राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। बहुमत की बात करते हैं। इसका आश्चर्य ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोगों का किसी निर्णय या विचार में से सहमत हो, इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। चलिए, ये भी चैप्टर ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें नोट्स सब दिया है कि जो नोट्स है वो दिया हुआ, इसलिए ये मिनिमम करके दिया हुआ और जो इम्पोर्टेंट्स है वही दिया हुआ। चलिए, क्लास 4 का लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना की बात करते हैं। देखिए, असीमता कारक, यह एक प्रकार से स्वयं के होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक का भाव है। एक व्यक्ति की कोई असीमता हो सकती है ना। अब मूल नियत कर रहा, देखिए, जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता, जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वह स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। देखिए, 1920 के बारे में बात कर रहा है ना। 1920 के दशक में समाओ द्वीप में बच्चों का जीवन किस तरह था। जो समोआ द्वीप था ना, सोमावा द्वीप, उसमें प्रशांत महासागर के दक्षिण के स्थित, सोमावा द्वीप कहाँ पे, प्रशांत महासागर में स्थित है, के दक्षिण में के स्थित है द्वीप है। 1920 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। बच्चे घर का काम और मछली पकड़ने का काम करते थे, है ना। और कह रहा है कि 1920 में ये कहा रहा है, लेकिन 1960 में देखिए, 10वीं में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना, है ना। 1960 की बात करता है। 1960 के समय में लड़के और लड़कियां 6 कक्षा में आने के बाद अलग अलग स्कूल में जाते थे और स्कूल में लड़कियों का खेल का आंगन होता, परंतु लड़कों के स्कूल में खाली मैदान होता था, है ना। लड़कियां स्कूल से केवल घर जाती थी एक सड़क के माध्यम से, परंतु वह सड़क लड़कों के लिए मनोरंजन का माध्यम रही है। मतलब देखिए, ये कह रहा है कि 1960 में जो है जो लड़का लड़कियां हैं वो स्कूल जाने लगा, अलग अलग स्कूल जाता था, ठीक ना। तो लड़की का एक अलग चीज़ था और लड़का के लिए अलग था। लड़कियां स्कूल से केवल घर आ जाती थी, है ना, और लड़का जो है जिस रास्ते से लड़कियां सब आती थी वो एक मनोरंजन का एक माध्यम रहा ही है। अभी प्रेजेंट टाइम की बात ये कह रहा घरेलू काम का मूल, समाज में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारियाँ स्त्रियाँ की होती है, जैसे कि देखभाल संबंधी हो गया। यह कार्य स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य है, इसलिए उनके लिए पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। जो स्त्रियां घर का जो सब काम काज करता है, हमारे समाज उसका कोई वैल्यू नहीं देता, तो कोई महत्व नहीं है इस काम का। घर का काज करने वाले नौकर जो है, जैसे महिला या बच्चे पुरुष होते हैं, तथा उनसे समाज से सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता। आप लोग जानते हैं इसको। घरेलू व देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू यह है कि लगने वाला समय, और यह देखा जाए कि महिला घरेलू बाहर के कामों को देखे तो वह पुरुष से अधिक। वाह, क्या बात है। देखिए, महिलाओं का काम और समानता की बात करते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं, या स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इनइक्वलिटी किया जाता है हमारे समाज में, यही चीज़। समाधान की काज की बात करते हैं। परिवार या व्यक्तिगत नहीं, शासकीय स्तर पर भी होना चाहिए। सरकार के द्वारा जो उठाया गया कदम है, देखिए, आंगनवाड़ियों और बलवादियों, 2 कदम उठाए गए, आंगनवाड़ी और बलवादी। चलिए, ये भी ख़त्म हो गया। चलते हैं 5th पे। औरतों ने बदली दुनिया। कैसे अब औरत के बारे में कह रहा है, कैसे अब बहुत सारे औरत के बारे में दिया होगा, देखिए, और कैसे दुनिया बदलती है। देखिए, व्यवसाय के क्षेत्र में महिलाएं जो है, आप देख सकते हैं कि अधिकतर लोग महिलाओं को केवल नर्स के रूप में देखते हैं तथा पुरुषों को पायलट पुरुष के रूप में देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती है क्योंकि वे अधिक सहनशील विनम्र होती है। इसे महिलाओं की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। और ज़्यादातर यह माना जाता है कि विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में महिलाएं सक्षम नहीं होती। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादिता, मतलब कि ये जेंडर स्टेरियोटाइप, बहुत सारे लोग ये चीज़ करते हैं, जो कि ये गलत है। अब परिवेश की बात करते हैं। हमारे चारों ओर परिवेश कुछ इस प्रकार से बना हुआ है कि लड़कों को ऐसी नौकरियों के लिए प्रेरित किया जाता है कि जिससे
में अधिक वेतन मिल सके, ऐसा ना होने पर उन्हें चिढ़ाया जाता है। ये लड़कों के लिए, जो कि ये भी गलत है। परिवर्तन के लिए सीखना बात है। आज अधिकांश बच्चे स्कूल जाते हैं, परंतु अतीत में ऐसा नहीं होता था। केवल कुछ एक लोग ही पढ़े लिखे थे तथा अधिकांश लोग अपने घर के व्यवसाय को ही अपना लेते थे, या बुजुर्ग लोग जो काज करते हैं उसे ही सीख लेते थे और अपनी आजीविका चलाते थे। घर घर परिवार में लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। वह घर का सारा काज करती तथा व्यवसाय में सहयोग भी करती थी। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियों मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। अब 19वीं सदी की बात कर रहा है। शिक्षा के बारे में कई कई नई विचार ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए थे 19वीं सदी में। और राजसुंदरी देवी, देखिए राजसुंदरी देवी के बारे में कह रहा है। राजसुंदरी देवी जो थी, इसका 1800 में जन्म हुआ, 1890 में बेचारी मरी। यह पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, अमार जीवन कहते राजसुंदरी देवी ने लिखा था अमार जीवन। यह किसी भी भारतीय महिला द्वारा लिखी पहली आत्मकथा थी, क्योंकि राजसुंदरी देवी क्या एक धनवान जमींदार परिवार की घरानी होने के बावजूद उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय की बात करते हैं। अभी की बात कर रहा, भारत में हर 10 वर्ष पश्चात जनगणना होती है, जिसमें विभिन्न आंकड़े सामने आते हैं। 1961 की जनगणना में पुरुषों का 40% शिक्षित था। इसकी तुलना में स्त्रियां 15% ही पढ़ा लिखा थी, 1961 में कहा रहा। और 2011 में जो है पुरुष 82% शिक्षित है, तो स्त्रियां भी 65%, 65% पढ़ा लिखा, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति मतलब SC हो गया, अनुसूचित जनजाति मतलब कि हो गया ST की लड़कियां की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है, क्योंकि कम एज में शादी हो जाता है, इसलिए। अब देखिए 6 की बात कर रहा हूँ। संचार माध्यमों को समझना, इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए संचार माध्यम को समझना में कह रहा है कि मीडिया की बात करते हैं, है ना, जो कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि मीडिया अंग्रेजी की मीडियम शब्द का बहुवचन है। अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडिया का अर्थ माध्यम, जनसंचार माध्यम, टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों का रूप है, जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है। इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम व मास मीडिया कहते हैं, है ना, जो कम्युनिकेट किया जाता है, एक दूसरे से बातचीत किया जाता है और कोई भी मैसेज को भेजा जाता है। ठीक है, संचार माध्यम और तकनीक की बात करते हैं, जैसे हमारा अखबार हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो, लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, है ना, क्योंकि इनमें से एक विशेष प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाए जा रहे तकनीक जो है निरंतर बदल रहा है और मशीनों को बदलकर आधुनिकता मतलब मॉडर्निटी जो है बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। जनसंचार माध्यम में आज संपूर्ण विश्व को एकजुट कर दिया गया है। जनसंचार माध्यम और धन की बात करते हैं, है ना। जनसंचार की देखिए जनसंचार देखिए जनसंचार के माध्यम व तकनीक बहुत अधिक खर्चीली होती है, जैसे टीवी स्टूडियो, समाचार के स्टूडियो तथा अन्य लोगों का वेतन। इसके परिणाम स्वरूप अधिकांश टीवी चैनलों और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। जनसंचार माध्यम को अधिक धन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वह निरंतर धन अर्जित करते हैं। इसका एक तरीका विज्ञापन है, जिससे जनसंचार माध्यम को धन की पूर्ति होती है। संचार माध्यम और लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि घटनाओं पर चर्चा करने में इसका कोई अहम योगदान है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार का कार्य कर रही है। यदि लोग चाहे तो समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। मंत्रियों को पत्र लिख सकते हैं, सार्वजनिक विरोध आयोजित कर सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि जनसंचार माध्यम सही जानकारी संतुलित रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अब संतुलित रिपोर्ट की बात करते हैं। संतुलित रिपोर्ट वह होती है कि किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा होती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। स्वतंत्र संचार माध्यम से तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचार को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। संचार माध्यम की स्वतंत्र नहीं है, इसके मुख्य 2 कारण हैं।
सरकार का उन पर नियंत्रण सेंसरशिप के द्वारा, और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण धन के द्वारा। मतलब एक सरकार द्वारा और दूसरा होता है धन के द्वारा। अब देखिए मसौदा तय किया जाता है। कुछ खास विषय पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः यह कहा जा सकता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। परंतु कई बार जनसंचार माध्यम महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान केंद्रित करने में असफल रहते हैं, जैसे कि पीने योग्य जल व जरूरी समस्याएं, परंतु उसके बजाय यह वह खेलकूद, मनोरंजन जैसे विषयों पर अधिक ध्यान देते हैं। अब सेंसरशिप की बात करते हैं। सेंसरशिप में तो सरकार की उस शक्ति अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है, उसको बोलते हैं सेंसरशिप। समझे सेंसरशिप क्या होता है? तो कह रहा है कि सरकार की उस शक्ति अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। जो उसको अच्छा नहीं लगेगा, जो चीज़ हमारे लिए इलीगल होगा, उसको पे रोक लगा देगा। अब सार्वजनिक विरोध की बात करते हैं। इसमें विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप से अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, जैसे रैली हो गया, आयोजित करना, धरना देना, सड़कों को अवरुद्ध करना, ये सब चीज़ शामिल है। चलिए ये भी खत्म हो गया संचार वाला। चलते हमारे आसपास के बाज़ार। देखिए हमारे आसपास के बाज़ार की बात करते हैं। साप्ताहिक बाज़ार के लाभ की बात करते हैं कि वस्तुएं कम दाम पर उपलब्ध हो जाती है। सभी प्रकार के वस्तुएं एक स्थान पर प्राप्त हो जाती है, जैसे सब्जी, कपड़े, बर्तन इत्यादि वस्तुएं की अधिक विकल्प होते हैं। अब मोहल्ले की दुकान की बात करते हैं। इस प्रकार की दुकानें अस्थायी होती हैं। जो मोहल्ले की दुकान होते हैं अस्थायी होते हैं तथा हर मोहल्ले में उपलब्ध होता है। हम यहाँ से सामान किसी भी दिन खरीद सकते हैं। इन दुकानों के उदाहरण हैं दूध की डेयरी की दुकान, तेल मसाले की दुकान, स्टेशनरी की दुकान। मोहल्ले की दुकान के पास सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी होते हैं। मोहल्ले की दुकान का लाभ होता है अस्थायी होती है, जिसका हम किसी भी दिन सामान खरीद सकते हैं। इन दुकानों से हम आसानी से उधार ले सकते हैं, ये भी एक प्रॉफिट है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल की बात करते हैं। शहर में कुछ अन्य प्रकार के बाज़ार भी होते हैं जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती है। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, है ना। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है? शॉप की मतलब कि जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं उसको वो क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। देखिए अब कुछ शहर इलाकों में आपकी बहुमंजिला वातानुकूलित मतलब एसी वाला जो है दुकानें भी देखने को मिलेगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? मॉल कहते हैं। मॉल किसको कहते हैं? मॉल किसको कहते हैं? मतलब ऐसा कोई बहुमंजिला मकान, है ना, बिल्डिंग जिस पे एसी लगा हुआ है और जहाँ पे दुकानें भी देखने को मिलेगी, जिनके अलग अलग मंजिले पर अलग अलग तरह की दुकान, मतलब अलग अलग मंजिल पे क्या होगा, अलग अलग आपको दुकानें मिलेगी। आपका वही मॉल हो गया। इस प्रकार की दुकानों में महंगा सामान तथा ब्रांडेड उत्पाद मिलते हैं, जिन्हें बहुत कम लोग ही खरीद पाते हैं। अब बाजार की श्रृंखला की बात करते हैं। वे लोग जो वस्तु के उत्पादन और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीद लेते हैं और उन्हें वह दूसरे व्यापारी को बेचते हैं। यहाँ खरीदने वाले को वाले बेचने वाले दोनों प्रकार के व्यापारी होते हैं। व्यापारी की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो वस्तु उपभोक्ता को भेजता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। मतलब ये होता है कि जो मोटे मोटे मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब सामान लेता है किसी भी जगह से, उसको बोलते हैं होलसेलर। उससे जो थोड़ा मतलब कम सामान लेता है उसको बोलते हैं जो मतलब कि हो गया, आपको कह सकते हैं रिटेलर कहते हैं, है ना। और व्यापारियों की लंबी संख्या का वह अंतिम व्यापारी जो वस्तु उपभोक्ता को भेजता है। और सबसे लास्ट में जो व्यक्ति क्या करता है, दूसरे जो मतलब जो यूज़ करता है उसको भेजता है, उसको बोलते हैं फुटकर व्यापारी। हर शहर में थोक बाज़ार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तु पहले पहुँचती है और यहाँ से अन्य व्यापारियों तक पहुँचाई जाती है। बाजार और समानता की बात करते हैं। जिस प्रकार से एक छोटा दुकानदार कम लाभ अर्जित करता है, वहीं दूसरी ओर मॉल का व्यापारी अधिक लाभ अर्जित करता है। उसी प्रकार से उपभोक्ता भी अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर सबसे सस्ती वस्तुएं और ब्रांडेड वस्तुएं खरीदती है। यह हमारी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के बाज़ार से सामान खरीदते हो। तो हमारी इकोनॉमी की पता चलता है। जिसको जितना कैपेसिटी होता है वो उस अनुसार से क्या करता है, कोई भी सामान को खरीदता है। अब बाजार की श्रृंखला कहते हैं या चारों की एक संख्या है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों से तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार में पहुंचता है। उत्पाद
अब देखिए बाज़ार में एक कमीज की बात करता है, कमीज का शर्ट की बात करता है, बाज़ार में एक शर्ट। कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान की बात कर रहा है। यहाँ पर एक छोटी किसान स्वप्ना जो कुरनूल कहाँ पे है? कुरनूल आपका कहाँ पे है? कुरनूल आपका आंध्र प्रदेश में। छोटी किसान की घटना बताई गई है। यहाँ पर बताया गया है कि कपास की खेती करने में अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि की, जिसके लिए छोटे किसान साहूकारों की व धनी किसानों को कर्ज लेकर इसकी खेती करते हैं तथा उन्हें उनकी लागत के अनुसार लाभ अर्जित नहीं हो पाता। छोटे किसानों के साथ अपना उत्पादन बेचने के लिए स्थानीय बाजार व व्यापारी पर निर्भर रहना पड़ता है। और देखिए ईरोड का कपड़ा बाजार, ईरोड का कपड़ा बाजार की बात करते हैं, ये कहाँ पे? तमिलनाडु में। सप्ताह में 2 बार ईरोड का कपड़ा बाजार लगता है, जो संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में आसपास के गांव में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी बेचा जाता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय है, जो इस कपड़े को खरीदते हैं। इस बाजार में बुनकर व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा तैयार करके लाते हैं, तो यहाँ से कपड़ा देश विदेश में भेजा जाता है। मतलब ईरोड कहाँ पे? ईरोड आपका तमिलनाडु में है। और कुरनूल कहाँ पे है? कुरनूल आपका आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे कपास जो होता है, कपास की खेती किया जाता है। अब देखिए दादन व्यवस्था क्या होता है ना? दादन व्यवस्था देखिए, दादन व्यवस्था होता है कि जो इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यापारी और बुनकरों के बीच काम बांट देते हैं। बुनकर व्यापारी से, जो बुनकर होते हैं व्यापारी से सूत लेते हैं, है ना, और तैयार कपड़ा देते हैं। तो बुनकरों और व्यापारियों के बीच इस व्यवस्था को दादन कहते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को 2 प्रकार के लाभ होते हैं। सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है, व्यापारी को फायदा होता है ना। जो बुनकर होते हैं उसको तैयार माल को बेचने की व्यवस्था पहले से रहती है। परंतु इस व्यवस्था में बुनकरों को, जो बुनकर होते हैं उसको कम लाभ अर्जित होता है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से व्यापारियों पर निर्भर रहते हैं तथा कम दाम में कार्य को पूरा करते हैं। इस पूरी व्यवस्था में व्यापारी को अधिक लाभ अर्जित होता है। दिल्ली के निकट एक वस्त्र निर्यात करने का कारखाना है। व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा इन कारखानों में या फैक्ट्रियों में भेजता है। यहाँ से कपड़ा जो है, कपड़ा माल को अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में निर्यात किया जाता है। कारखाने कपड़े को कम दाम पर खरीदते हैं तथा उसकी गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देते हैं। यह जो अपना लाभ कमाने के लिए कामगारों को न्यूनतम मजदूरी देता है। अब अमेरिका की बात करता है। देखिए एक कमीज जो भारत में तैयार की गई थी, उसकी कीमत बहुत अधिक रखी जाती है, जिससे लाभ अधिक अर्जित किया जा सकता है। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन होते हैं? बाजार की एक श्रृंखला रुई के उत्पाद कर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है, जिसमें बहुत सारे लोग अपना लाभ कमाते हैं। बाजार और समानता की बात करते हैं। विदेशी व्यवसाय ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम स्तर का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री कामगार मुश्किल से अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सकते थे, परंतु कपास उत्पादक और बुनकर ने अधिक मेहनत की, परंतु उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिला। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बाज़ार में हर व्यक्ति समान रूप से नहीं कमाता है। अब जिनिंग मिल देखिए, जिनिंग मिल की बात करते हैं। वह फैक्ट्री जहाँ रूही के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं, है ना, रूही के गोलों से अलग अलग किया जाता है। यहाँ पर रवि को दबाकर गट्टर भी बनाए जाते हैं, है ना, फिर जाकर धागा बनाने के लिए भी भेज दिया जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग जिनिंग मिल बोलते हैं। ठीक है, चलिए बाजार में एक ये हो गया। आपका लास्ट चैप्टर है समानता के लिए संघर्ष। ठीक है, समानता के लिए संघर्ष की बात करते हैं। भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। राज्य और उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म तथा अनेक अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यस्त नागरिक को मताधिकार है। मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी है जितनी किसी व्यक्ति को वोट की होती है। भारत में असमानता का आधार की बात करता है। महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के काम की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। जो भारत में किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह है कि वह किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हैं। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव भी किया जाता है। समानता के लिए संघर्ष की बात करते हैं। दुनिया भर के तमाम समुदायों, गाँव और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग असमानता के लिए संघर्ष के कारण सम्मान से
पहचान जाते हैं। यह लोग असमानता के विरुद्ध संघर्ष करते हैं और इन्हें समाज का समर्थन प्राप्त होता है। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहाँ पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। जैसे महिलाओं का आंदोलन, मध्य प्रदेश का तवामस संघ इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। तवामस संघ कहाँ पे? एमपी में। लोक समुदाय का स्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं। देश में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तवामत संघ मछुआरों की सहकारी समिति का एक संघ है जो सतपुरा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा कहाँ से निकलता है? छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलती है। तवा पर एक बांध का निर्माण, तवा बांध जो है ना, इस पे एक नदी का निर्माण जो है 1958 में प्रारंभ हुआ था और 1978 में पूरा हुआ था। मतलब 20 साल लगा बनाने में। इस कारण इस हिस्से से लोगों को विस्थापित किया गया था, है ना। और खेती की ज़मीन पर, जो खेती वाला ज़मीन था, उसमें बांध का निर्माण किया गया। इस कारण यहाँ के स्थानीय लोगों ने खेती को छोड़कर मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया, जिससे वह अपनी आजीविका चला सके। 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को दिया। मतलब 1994 में दे दिया, निजी ठेकेदारों को दे दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका पर असर पड़ा, है ना। काम वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया। इस तरह तवा मत्स्य संघ का गठन हुआ और इस संगठन सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछली पकड़ने का काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह मांग करते हुए इन लोगों ने चक्का जाम किया। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के व्यवस्थित विस्थापित लोगों को ही दिया जाएगा, है ना। 1996 में ये डिसीजन ले लिया गया था। इस प्रकार सरकार ने 2 महीने बाद ही मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा देना स्वीकार किया। तवा मत्स्य संघ के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया। यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेत की उचित कीमत सीधे उन्हें देती है। भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज है। भारत का जो संविधान है हम सभी को समान मानता है। देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है ना। और भारत में जितने भी समानता के लिए आंदोलन चलाए गए उनका अधिकार संविधान रहा है। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिकार से अधिक मामले में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। ठीक है, समानता का मूल लोकतंत्र के केंद्र में है, परंतु कुछ मुद्दे लोकतंत्र के इस मूल भाव के लिए चुनौती पैदा कर रहे हैं। जैसे कि देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण हो गया, संचार के माध्यमों पर व्यवसायिक घरानों का बढ़ता दबाव और नियंत्रण हो गया, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना और किसानों की कम आय, ये सब बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो ये क्लास 7 का जो था आपका सिविक्स था, इसको जो है पूरे ख़त्म कर दिए हैं। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर पे जो है हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, दोनों में इसको एक करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, और इसी तरह से जो है एक दिन में एक जो है सब्जेक्ट को पूरे एकदम ख़त्म करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का जो कि कितना बेजोर है देख सकते हैं आप लोग, और ऐसा क्वेश्चन इसमें है जिसको आपको पता भी नहीं। तो दोस्तों चलिए, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। अपना